रुकिए, इस 5 मिनट का सुनना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रह जाएगी दास्तानों में। मैं दोस्तों मैरिफत अली खान, आज मैं बात कर रहा हूं मुल्क की सियासत में मुसलमानों की गिरती हुई नुमाइंदगी के बारे में। आज मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम क़यादत के बारे में। आज मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम सियासत के बारे में। इसे समझने से पहले इस चीज का समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जो कौमें इस वक्त जमहूरियत से पूरा फायदा उठा रही हैं, उनका तालीमी मेआर, सियासत में नुमाइंदगी, तिजारत में हिस्सेदारी कितनी है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। पूरे मुल्क में ब्राह्मणों की आबादी 5% है, लेकिन इस सियासत में उनकी हिस्सेदारी 90% है। मुल्क की अदालत और सिविल सर्विसेज में उनकी हिस्सेदारी 83% है। अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें तो यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 3% है, लेकिन 80% IAS ऑफिसर ब्राह्मण है, 80% IPS ऑफिसर ब्राह्मण है, 7% वकील ब्राह्मण है। ईसाई सिर्फ 3% है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट क्लास तालीमी सिस्टम उनके हाथ में है। सिख 4% है, लेकिन मजबूरी तिजारत में उनकी हिस्सेदारी 50% है। और आपको जानकर हैरत होगी, पारसी सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में 50,000 हैं, लेकिन मुल्क की तिजारत में उनकी हिस्सेदारी 77% है। अब एक नजर हम अपनी आबादी, तिजारत, तालीम और सियासत पर डालते हैं। पूरे मुल्क में मुसलमानों की आबादी 25% है, अगरचे हुकूमत हमें 15% बताती है, लेकिन तालीम में हिस्सेदारी 2%, तिजारत में हिस्सेदारी 2% और सियासत में हिस्सेदारी 2.5% है। आमतौर पर मुसलमान हुकूमत को कोसते हैं कि हुकूमत मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। अगरचे यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी हद तक हमारी जिहालत, तालीम से दूरी और सियासत से लाशऊरी का बहुत बड़ा दखल। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे मुल्क में ब्राह्मण 12% है, लेकिन 25 राज्यों में उनकी हुकूमत है। चाहे वो ब्राह्मण बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या किसी और पार्टी से है, वो ब्राह्मण भाई ही। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं साफ लफ्जों में यह चीज बताना चाह रहा हूं कि 12% होकर 25 राज्यों में उनकी हुकूमत है, और हम 25% होकर एक राज्य में भी हमारा सीएम नहीं है, हमारी कहीं भी हुकूमत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत है, तो वो भी ब्राह्मण भाइयों के सपोर्ट की वजह से। पूरे मुल्क में ब्राह्मण भाई 12% है, लेकिन सियासत में हिस्सेदारी उनकी 90% है। इसलिए कि उन्होंने अपने कायद को अपना कायद माना है, अपने लीडर को अपना लीडर माना है, लेकिन मुसलमानों ने अपने लीडर को कभी लीडर नहीं माना। जो उनके हक की आवाज उठाया उसको उन्होंने गद्दार बताया। जो उनकी हक की आवाज उठाता है उसे वो बीजेपी का बी टीम कहती है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की नुमाइंदगी गिर रही है, उसके जिम्मेदार ये सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके जिम्मेदार यहां के मुसलमान हैं। इसलिए कि इन्होंने अपने कायद को कभी कायद नहीं समझा, इन्होंने अपने लीडर को कभी लीडर नहीं समझा। इस वजह से इनकी नुमाइंदगी गिरती चली गई। इन्होंने अपना लीडर ब्राह्मण को समझा, इन्होंने अपना लीडर यादव को समझा, इन्होंने अपना लीडर सेकुलर पार्टियों को समझा, लेकिन एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को अपना लीडर तस्लीम नहीं किया। तो जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का मुसलमान होश में आए, ख्वाब गफलत से जागे, ज़हनी गुलामी को तोड़े और अपने लीडर को, अपने कायद को अपना कायद तस्लीम करे, उसके कांधों को मजबूत करे, उसके हाथों को मजबूत करे, ताकि वो मजबूती के साथ आपकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। अगर आज ये नहीं किया गया तो याद रखो, आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेंगे। आज हमारे दरमियान एक बेहतरीन लीडर है, जिसे हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम से जानते हैं, जो मुसलमानों की आवाज उठाता है, जो मुसलमानों के हर मुद्दे पे बोलता है, जो मुसलमानों की परेशानियों पे खड़ा होता है। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। याद रखिए, अगर आज हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को एवं इम्तियाज जलील को और उनके पार्टी के मेंबरान को पार्लियामेंट पहुंचाने का काम नहीं किया, तो याद रखिए हमारे आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेंगी। आज हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हमारी क़यादत मजबूत हो सके। और याद रखिए, हिंदुस्तान में उसी को हिस्सेदारी मिलेगी जिसके क़यादत मजबूत हो। जिसके पास क़यादत नहीं है उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में वही सलामत है जिसके क़यादत मजबूत है। जिसकी क़यादत मजबूत नहीं है, ना उसको हिस्सेदारी दी जाएगी, ना ही वो महफूज रहेगा। आज हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है, इसलिए कि उनकी क़यादत मजबूत नहीं है। लोग सवाल करते हैं कि एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करने से क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त सिर्फ एक अंबेडकर को मजबूत किया गया था, और एक अंबेडकर ने
ہندوستان کی 73% آبادی کو ان کا جمہوری حق دلایا ہے. جس 73% آبادی کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، لکھنے نہیں دیا جاتا تھا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس 73% آبادی کو جمہوری حق دلانے کا کام کیا ہے. اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کی حصہ داری کوئی دلا سکتا ہے تو وہ صرف بیرسٹر اسدالدین اویسی ہیں. وہ یاد رکھیے، پورے ہندوستان کی سیکولر پارٹیاں صرف مسلمانوں کا ووٹ لے سکتی ہیں، ان کی حصہ داری انہیں نہیں دے سکتی. آج ہندوستان کے سیکولر پارٹیوں کو ایس ٹی حسن جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے، جن کو شرمندہ کرے، وہ جن کا ٹکٹ کاٹے لیکن وہ پھر بھی ایک پارٹی میں رہ کر دری بچھانے کا کام کرے. آج ہندوستان کے سیکولر پارٹیوں کو مسعود عالم خان جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے، جن کا 2 مرتبہ ٹکٹ کاٹا گیا ہو لیکن پھر بھی وہ سماجوادی پارٹی میں دری بچھانے کا کام کرتے ہیں. آج ہندوستان کی سیکولر پارٹیاں بیرسٹر اسدالدین اویسی کو مضبوط ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ان کے کندھوں کو مضبوط کریں، تاکہ وہ مسلمانوں کی آواز بے باکی کے ساتھ پارلیمنٹ میں اٹھائیں. اس لیے میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 13 تاریخ کو بیرسٹر اسدالدین اویسی اور امتیاز جلیل کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا کام کریں، تاکہ وہ آپ کی آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچا سکیں. اگر آج انہیں مضبوط نہیں کیا گیا تو ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت برے دن آنے والے. آج ضرورت ہے، جس طرح برہمن بھائیوں نے 12% ہو کر اپنے لیڈر کو انہوں نے اپنا لیڈر مانا اور ان کے حصے داری سیاست میں 90% ہے، اسی طرح آج مسلمانوں کو اپنے لیڈر کو اپنا لیڈر ماننا پڑے گا، تاکہ ملک میں ان کی حصے داری بڑھ سکے اور اپنا جمہوری حق لے سکے. آج ہندوستان کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں غیار سے مٹی کا چراغ. اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، آج اپنے خورشید کو مضبوط کرنے کی ضرورت.